प्रदेश में मानव तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाया जाएगा। राज्य सरकार इन थानों को कार्रवाई के कई अहम अधिकार सौंपने जा रही है। योगी सरकार ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी, बाल श्रम और देह व्यापार पर रोक लगाने के लिए शिकंजा कसना शुरू किया है। प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो जनपदों में थाने के रूप में काम करेंगी और खुद आपराधिक मामलों की एफआईआर दर्ज कर उसकी विवेचना करेंगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। बैठक में जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम सहित औद्योगिक नीति और राजीव गांधी किसान योजना में संशोधनों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों को इस वर्ष धान की तीसरी किश्त देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान शुरू हुआ। सोमवार की शाम 5 बजे तक सारा शोर थम गया। पहले चरण की 71 सीटों के लिए प्रत्याशियों और दलों ने खूब जोर आजमाइश की। एनडीए से लेकर महागठबंधन के दल चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर हमलावर दिखे तो कईयों ने वादों की झड़ियां भी लगा दी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में पहले चरण की 71 सीटों के लिए कुल 2,14,84,787 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियम की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वो मामले की निगरानी करेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपेगा। मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा केंद्रीय बलों को दी जाए या नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने घरों में तुलसी उगाते हैं, गांजा नहीं। इसके बाद कंगना ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को जवाब दिया और कहा कि जनसेवक होकर आप इस तरह के तुच्छ झगड़ों में शामिल हो रहे हैं। दरअसल दशहरा भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ लोग मुंबई रोजी रोटी के लिए आते हैं और इसे पीओके कहते हैं। यस बैंक की 50 शाखाएं बंद होने जा रही हैं। बैंक ने अपनी ऑपरेशन कास्ट में 20% की कमी का लक्ष्य रखा है। इसीलिए वो कई जगह जो ज्यादा किराए पर ली गई हैं उनको बंद कर रहा है। यस बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार ने पीटीआई से कहा कि बैंक किराए या फिर लीज पर लिए गए गैर जरूरी स्थलों को वापस कर रहा है। साथ ही वह किराए वाली जगहों पर किराया दरें नए सिरे से तय करने के लिए भी बातचीत कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर घटकर 1.5% रह गई है, जो 22 मार्च के बाद सबसे कम है। मंत्रालय ने कहा कि इसका श्रेय अस्पतालों में भर्ती मरीजों से संबंधित मामलों का चिकित्सकीय प्रबंधन करने के केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रयासों को जाता है। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, असम और केरल सहित 14 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर 1% से कम है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भारत पहुंच चुके हैं। उनको साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर देकर भव्य स्वागत किया गया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे हैं। ट्रंप प्रशासन के 2 शीर्ष मंत्री बैठक में अपने समकक्ष भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करेंगे। उनके साथ 2+2 बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन करेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रही जंग के शांत होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है। पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। आर्मेनिया और अजरबैजान दुनिया के नक्शे में 2 छोटे से देश हैं, लेकिन इन 2 देशों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लगभग 1 महीने से ऐसी भीषण जंग चल रही थी जिसकी वजह से दुनिया भर
बार की नजर इन दोनों देशों पर टिकी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि इस जंग में अब तक दोनों पक्षों के लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अपने आप को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखा है और टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि टीम को इस जीत की जरूरत थी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद राजस्थान को 196 रनों का लक्ष्य दिया था। राजस्थान ने बेन स्टोक्स के नाबाद 107 और संजू सैमसन नाबाद 54 की शानदार पारियों के दम पर इस लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।